वेलकम टू स्टडी फंडा। मैं सर साहिल। गाइज, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पेपर टू के पर्सपेक्टिव से। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट आपके पेपर टू के पर्सपेक्टिव से। जो पहला टॉपिक है वो है डेथ पेनल्टी। इस डेथ पेनल्टी को हम कैपिटल पनिशमेंट भी बोलते हैं। कैपिटल पनिशमेंट इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई ऐसा क्राइम कर दिया जिसकी वजह से जुडिशरी ने आपको फांसी की सजा दे दी। ठीक है। तो कुछ स्कॉलर्स जो है वो ये बोलते हैं कि फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए, काफी इनह्यूमन है। ठीक है। और ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है, या हमारा जो एक ह्यूमन राइट है उसको वायलेट भी करता है। ठीक है। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द आर्गुमेंट इन फेवर कि हमें फांसी की सजा देनी चाहिए, एंड व्हाट आर द आर्गुमेंट इन अगेंस्ट कि हमें फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यह यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। क्लियर है? ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का पहला टॉपिक। पहला टॉपिक है कैपिटल पनिशमेंट। जब मैं बोलता हूँ कैपिटल पनिशमेंट, इसका मतलब होता है डेथ पेनल्टी। ठीक है। यानी कि आपको फांसी की सजा दे दी गई। और ये एक स्टेट सैंक्शनड प्रैक्टिस है। यानी कि अगर कोई नॉर्मल बंदा आपकी लाइफ लेता है, आपकी जिंदगी लेता है, तो वो आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है, जिसके लिए पुलिस जो आपको सजा भी दे सकती है, यानी कि जुडिशरी जो है वो आपको सजा भी दे सकती है। लेकिन अगर ये काम स्टेट करे, ठीक है, यानी कि मतलब जुडिशरी कर दिया बेसिकली, तो उस मोमेंट पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये अलाउड है। और ये कुछ ही केसेस में किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हर एक केस में आपको फांसी की सजा दे दी जाएगी। कुछ ऐसे हीनियस क्राइम जो सोसाइटी में लोगों को लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पे हो गया, या फिर रेयर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में फांसी की सजा सुनाई जाती है। ये डेफिनेशन मैंने विकिपीडिया से उठाई, आप लोग पढ़ सकते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट ऑल्सो नोन एज डेथ पेनल्टी इज द स्टेट सैंक्शन प्रैक्टिस ऑफ डेलिबरेटली किलिंग ए पर्सन एज ए पनिशमेंट। उसको जानबूझ के मारा है, क्यों? क्योंकि उसने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से उसको पनिश किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ डेथ पेनल्टी। क्लियर है? तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं। ये एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है जो मैंने विकिपीडिया से उठाई है। नाउ हमारे इंडिया में किस तरह के क्राइम के लिए कौन किस तरह का पनिशमेंट है वो एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 53 बात करता है आईपीसी 1860 में। जो हमारा आईपीसी 1860 है उसमें 5 तरह की पनिशमेंट दी गई है जो कि क्रिमिनल को दी जा सकती है। जैसे डेथ पेनल्टी हो गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया, इम्प्रिजनमेंट हो गया, सिंपल हो गया, या रिग्रेस हो गया। सिंपल का मतलब नॉर्मल कि आपको जेल की सजा होगी। रिग्रेस मतलब कि साथ में आपको कुछ हार्ड लेबर भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपको दे देगा कि आपको पत्थर तोड़ने हैं या और कुछ है। ठीक है। वो आपकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा, जो कोई बड़ा क्रिमिनल होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है ना उसको जब्त कर लेती है। आर यू गेटिंग इट? यानी कि उसको फॉर फीट कर लेती है। और स्टेट आप पे जो है फाइन भी इम्पोज कर सकता है। जैसे जुडिशरी बोलती है ना कि आपको 6 साल की सजा मिली है और साथ में आपको 70-80 हजार रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है। तो उस तरह के तो फाइन भी दिया जा सकता है। तो इस ये पनिशमेंट है। क्लियर है गाइस? अब डेथ पेनल्टी पढ़ लेते हैं। अंडर दिस पनिशमेंट ए पर्सन इज, ऑब्वियस सी बात है, डेथ पेनल्टी में बंदे को लटका दिया जाता है जब तक वो मर नहीं जाता। ठीक है। ये सारी चीजें दी हुई है कि मर्डर के लिए सेक्शन 302 लगेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वेगिंग मतलब वेगिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर तुमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई जंग छेड़ दी तो उस सिनेरियो में, तो ये सारी नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें दी हुई है। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, की डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। इसमें हम बात करेंगे कि भाई साहब होना चाहिए। ठीक है। ओके। पहला है आर राइट टू लाइफ। नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारा आर्टिकल 21 बात करता है कि जीने का सबको अधिकार है और कोई किसी की जिंदगी नहीं ले सकता। ठीक है। ओके। तो ये राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है, प्लस में कि ह्यूमन राइट के अगेंस्ट भी है। ह्यूमन राइट के भी अगेंस्ट है। दूसरा, नो डेटरेंस। मतलब कि कोई भी ऐसा डाटा नहीं दिखने को मिला है कि एक इंसान ने कोई क्राइम किया, उसको फांसी की सजा दे दी गई और जिसकी वजह से सोसाइटी में जो है क्राइम कम हो गया, लोगों ने देख के ऐसा किया। ऐसा कोई डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट, आर्बिट्रेरीनेस। मतलब कि फॉर एग्जांपल जो लोअर कोर्ट है ना, उन्होंने 2004 से लेकर 2013 के बीच में 3751 डेथ सेंटेंसेस सुनाए। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप लोग देखोगे सुप्रीम कोर्ट एनुअली 3 से 4 ही ऐसे केसेस आते हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट डेथ पनिशमेंट देता है। तो आप लोग वेरिएशन देख रहे हो तो यहाँ पे जजमेंट एरर काफी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। इज दैट क्लियर? तो आर्बिट्रेरीनेस है। यानी कि जो सबसे बड़ी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो तो 3-4 केसेस ही वो कर दिया है, क्योंकि वो अच्छे से पूरी तरह से डिटेल में जाके सारी चीजों को देखती है। और लोअर कोर्ट्स जो है वो देखो कितने सारे उन्होंने डेथ सेंटेंसेस
के केसेस को सुना रखा है, ठीक है। क्लास डिफरेंस, अब ये क्या है, एक डाटा देखने को मिला जिसमें ये पाया गया कि मोस्टली लोग जिनको फांसी की सजा सुनाई जाती है वो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, यानी कि वो सोसाइटी के ऐसे सेक्शन से बिलोंग करते हैं जो कि पुअर है, मार्जिनलाइज्ड है, ठीक है। इरिवर्सिबिलिटी, मतलब कि फॉर एग्जांपल एक बार तुम लोगों ने फांसी की सजा सुना दी, बाद में पता लगता वो इंसान तो बेगुनाह था, तो ऑब्वियस सी बात है तुम कुछ कर ही नहीं सकते इसको इरिवर्सिबल। ऐसा ऐसा थोड़ी ना है कि जिसको फांसी की सजा सुना दी उसको वापिस जिंदा कर दोगे। एक ऐसा केस हुआ था जिसमें रावजी राव और सुजा राम, इनको 1996 और 1997 में डेथ सेंटेंस दे दिया गया था, इनको फांसी की सजा सुना के इनको मतलब इनकी जान ले ली गई, ठीक है, इनकी लाइफ ले ली गई। बाद में पाया गया, कोर्ट ने ये पाया कि ये जो लोग है ना ये बेगुनाह थे, यानी कि इन्होंने कुछ किया नहीं था, ये नॉट गिल्टी, क्लियर है। लेकिन अब इसको रिवर्स थोड़ी किया जा सकता है। आर यू गेटिंग इट नाउ? व्हाट आर द आर्गुमेंट इन फेवर की यस डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, रेट्रिब्यूशन, जैसा जिसने किया है भाई साहब, जो बंदा दूसरों की राइट टू लाइफ का रिस्पेक्ट नहीं करा तो उसको खुद भी जीना कोई अधिकार नहीं है। डेटरेंस इफेक्ट, मतलब कि ऑब्वियसली बात है कि यार किसी को फांसी होती है सोसाइटी में, लोगों को देख के ये लगता है कि यार मतलब क्या नाम है, अगर हम ऐसा काम करेंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा, कहीं ना कहीं रहता है ना मन में। डेमोक्रेसी, इंडिया में मोस्टली पीपल बिलीव करते हैं कुछ हीनियस क्राइम की जो सजा है वो फांसी होनी चाहिए, तो इसीलिए डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है उसके कंटिन्यूएशन में भी डेथ पेनल्टी देनी चाहिए। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस, हमारे यहाँ पे जो डेथ सेंटेंस है वो ऐसा नहीं है हर एक उसमें दी जाती है कि किसी ने चोरी कर ली तो उसको डेथ सेंटेंस दे दिया, हमें कुछ रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में ही देते हैं, क्लियर है। ओके, ये मैंने थोड़ा हैंड रिटन था, तो नाउ जुडिशियल व्यूज क्या है इस पे, तो आप लोग एक तो बच्चन सिंह केस, इसको आप लोग प्लीज रेफर कीजिएगा। इसमें बोला गया था कि डेथ सेंटेंसेस जो है ना, डेथ पेनल्टी जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही होना चाहिए, क्लियर है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में। और एक था कह सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989, इसमें बोला था कि जो एग्जीक्यूटिव की पार्डनिंग पावर है, आप लोगों को मालूम होगा कि प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है जिसके थ्रू वो डेथ सेंटेंस को माफ कर सकता है, क्लियर है। ओके, तो कह सिंह केस में ये बोला गया कि पार्डनिंग पावर जो है ना एग्जीक्यूटिव, या एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट, वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जुडिशरी देख सकता है कि ये ऐसा नहीं है कि मालाफाइड इंटेंशन के थ्रू किया गया हो, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, ठीक है, उनके टाइम पे कुछ दंगे हुए थे और इस किसी को फांसी की सजा मिली, अब प्रेसिडेंट जो है एक तरह से गवर्नमेंट के उससे चलता है, तो अब यहाँ का जो वो है ये जो पार्टी पावर में, इन्होंने प्रेसिडेंट पे प्रेशराइज किया या आप ना प्लीज इसको ना रिलीज कर दीजिए, और जबकि ने ऐसा हीनियस क्राइम किया था कि पूछो मत, ठीक है, यानी कि ये मालाफाइड इंटेंशन के थ्रू इसको रिलीज किया जा रहा है। तो यही बोला गया कैह सिंह केस में कि इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जुडिशियल रिव्यू कर सकती है कि तुमने ये किस इंटेंशन से किया है किससे नहीं किया। इज दैट क्लियर गाइज? नेक्स्ट, शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014, इसमें बोला गया कि डिले इन एग्जीक्यूशन अमाउंट टू टॉर्चर। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ आज आपको फांसी की सजा होनी थी, लेकिन आपकी फांसी की सजा को एक एक हफ्ते करके बढ़ाया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, आप मेंटली टॉर्चर हो रहे हो, समझ लो। बिकॉज आज आप तैयार थे कि ठीक है यार आज फांसी की सजा हो जाएगी, काम खत्म, एक हफ्ते के लिए और टाल दिया, यानी कि आप एक हफ्ते तक और वेट करोगे, फिर एक हफ्ते टाला जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिले इन एग्जीक्यूशन अमाउंट टू टॉर्चर, और दिस इज ऑल्सो ए ग्राउंड फॉर कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, मतलब कि वन फॉर्म ऑफ प्रिजन इम्प्रिजनमेंट से दूसरी फॉर्म, ठीक है, मतलब कि वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू अनदर। एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल आपको फांसी की सजा मिली है, तो आपको फांसी की सजा को बदल के आपको पत्थर तोड़ने की सजा दे दी जाएगी, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेशन। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया, ये दो तीन केसेस है, आप लोग इस पर डाल सकते हैं। नाउ आर्गुमेंट इन फेवर, वी हैव ऑलरेडी डन इट, एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला तो है कि आर्ग्यूमेंट इन फेवर का मतलब क्या है कि डेथ पेनल्टी यानी कि फांसी की सजा होनी चाहिए, ठीक है। ओके, मेंटेनिंग डेटरेंस बता दिया मैंने, लोगों में खौफ रहता है इसने गलत काम किया था फांसी हो गई, हमें अवॉइड। नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में, ठीक है, हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे जैसे वेगिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, कि तुमने गवर्नमेंट के खिलाफ ही जंग छेड़ दी, जैसे हमारे यहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ ही जंग छेड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देगा कोई, सेपरेटिस्ट मूवमेंट तो होती है, और कोई एग्जाम्पल, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलवाद, उनका काम क्या है कि गवर्नमेंट को एक तरह से टॉपल डाउन कर देना। टेररिज्म, ये क्या है, ये हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है उसको इरोड करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इन चीजों से वो करने के लिए, अगर फॉर एग्जांपल ये कसाब वगैरह थे, 26/11 मुंबई अटैक था, तो ऑब्वियस सी बात है ना बॉस, इनको तो होनी चाहिए फांसी की सजा। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि इन्होंने इतना हीनियस क्राइम किया था कि मतलब देख के भी रूह कांप जाए कि ये मतलब
कोई इंसान ऐसे कर कैसे सकता है। ग्रेवेस्ट ऑफ द ग्रेव क्राइम बता दिया, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस। फॉर एग्जांपल विनय शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 केस, इसको हम निर्भया गैंग रेप भी बोलते हैं, जो कि 2012 में चलती बस में हुआ था। काफी मतलब लाइक सुर्खियों में रहा था, आप लोगों को मालूम होगा। ओके, उस टाइम पे आई थिंक, हाँ मैं स्कूल में था, मैं 10वीं क्लास में था, आई थिंक 9th या 10th क्लास में था जब मैं ये न्यूज पढ़ी थी। नौ इस ये जो केस हुआ था पूरे दुनिया को हिला दिया था इसने, इवन पूरे उसमें वर्ल्ड में हर जगह इसके वो हो रहे थे, ठीक है। जिसमें से जो बंदे पकड़े गए थे ना, जिन्होंने ये कांड किया था, एक ने तो वहां पे सुसाइड कर लिया था जेल में ही, और एक एक जो है जो जुवेनाइल था, जुवेनाइल का मतलब 18 साल से नीचे था, ठीक है, तो इसीलिए उसको डेथ की सेंटेंस दी हुई। बाद में कुछ इंटरव्यू वगैरह भी रिलीज हुए थे उस बंदे के, वो जो जुवेनाइल था, लाइक ही वाज, उसको ना मतलब कुछ गिल्ट था ही नहीं कि उसने कुछ गलत भी किया है। ओके, तो चलो छोड़ो हमें क्या वो, बट द अदर फोर एक्यूज्ड वाज सेंटेंस्ड टू डेथ एंड वर आल्सो हैंग्ड इन द ईयर 2020। तो बेसिकली बोला गया कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में भाई देनी चाहिए सजा हमें फांसी की, ठीक है। ये हमारी सोसाइटी में जो हीनियस क्राइम होते हैं उनको, ऑब्वियस सी बात है ना, ये एक डेटेंस ऑफ एक्ट क्रिएट करेगा, और ये सब सेफ्टी ऑफ द सिटीजन। कुछ क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं भाई साहब जो रिपीटर होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, रिपीटर्स। वो क्राइम किया, गए जेल में, छुट के आ गए, फिर किया क्राइम किया, ऐसे सब। रेट्रीब्यूशन जैसा किया है वैसा तो भरना पड़ेगा ना। इट इज आर्ग्यूड दैट क्या ये परपिट्रेटर्स, हाँ मतलब जिन्होंने क्राइम किया है, शुड गेट व्हाट दे डिजर्व, उनको वो मिलना चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं। इफ दे हैव कमिटेड ए क्राइम दे शुड गेट द पनिशमेंट इन प्रोपोर्शन। जिस तरह का क्राइम किया है उसी तरह का प्रोपोर्शन में मिलना चाहिए। जैसे थोड़ा हार्श है बट जैसे वो नहीं है, एन आई फॉर एन आई। ओके, तो उस तरह का। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, आर्ग्यूमेंट इन फेवर एंड अगेंस्ट। ओके, नाउ आर्गुमेंट अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, आप लोग पढ़ सकते हैं कि डेथ पेनल्टी से मतलब कोई डेटरेंस क्रिएट नहीं होता, ऐसा हमने मतलब कोई ऐसा कोई डाटा नहीं है जो प्रूव करे। एथिकल पर्सपेक्टिव से रेट्रीब्यूशन शुड बी डन अवे विद, मतलब ऐसा नहीं है, बदले की भावना होनी चाहिए। rather जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको थोड़ा रिफॉर्मेटिव होना चाहिए, मतलब कि ना पर्पस ये होना चाहिए कि जो क्रिमिनल है ना वो सुधर जाए, रेदर देन क्रिमिनल को ही खत्म कर दो। मतलब जैसे वो नहीं होती फिलोसफी है कि गरीबों को नहीं हटाना है, गरीबी को हटाना है। आर यू गेटिंग इट? तो क्रिमिनल क्रिमिनल को जान से नहीं मारना, उनके अंदर से जो ऐसी भावना ना जो क्राइम है, मतलब कि उस तरह की भावना को खत्म करना है। चांसेस ऑफ एन इनोसेंट गेटिंग एग्जीक्यूटिव, ऑब्वियस ही बात है, ह्यूमन एरर इन जुडिशियल प्रोसीडिंग। अभी पीछे एग्जांपल दिया था, आप लोग वहां पे वो डाल सकते हो, कौन सा एग्जांपल था, ये राव जी राव और सुजा राम वाला, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हाई डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी। ऑब्वियस ही बात है, सब्जेक्टिविटी कैसे कि 75% कन्विक्ट्स सेंटेंस टू डेथ इन इंडिया फ्रॉम सोशो इकोनॉमिक अंडर प्रिविलेज्ड कैटेगरी, जैसे दलित, ओबीसी, रिलीजियस माइनॉरिटीज, इनसे बिलोंग करते हैं भाई 75%। ठीक है, मतलब कि एज ए सोशोलॉजिस्ट तुम ये बोल सकते हो कि भाई साहब पॉवर्टी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद मतलब लाइक क्राइम इन द सोसाइटी, है नहीं। ऑब्वियस सी बात है, यही निकल के आ रहा है कि तुम जितने गरीब, इसीलिए तो 75% है। कैन यू कंक्लूड दैट? पर ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये डाटा बोल रहा है ऐसा। नाउ मेंटल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस होता है इम्प्रिजनमेंट से पहले, एग्जीक्यूट होने से पहले, की ऑब्वियस ही बात है, तुमको कोई बोले आज तुम्हारी डेथ होगी समथिंग लाइक दैट, तुम वेट करा। इरिवर्सिबल इन नेचर बता दिया मैंने, इन ह्यूमन ग्लोबल प्रेसिडेंट, नो कोरिलेशन विद लो क्राइम रेट, मतलब ऐसा कोई डाटा नहीं है। इवन मोर देन 100 कंट्रीज, 100 से ज्यादा कंट्रीज ने डेथ सेंटेंस को एबोलिश किया गया है, ठीक है, जिसमें मोस्टली यूरोपियन नेशंस, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, मतलब कि फिनलैंड हो गया आप लोगों का, ये सब, ऑस्ट्रेलिया और ये सब, ठीक है। मतलब ऑस्ट्रेलिया स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में नहीं है, ये वो वाली कंट्रीज है जिन्होंने इनको बैन कर रखा है, डेथ कैपिटल पनिशमेंट। नाउ वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं कि लॉ कमीशन ने 262nd रिपोर्ट में प्रपोज किया था कि जो डेथ पेनल्टी है ना शुड बी एबोलिश्ड, मतलब कि वो खत्म हो जानी चाहिए, ऑल क्राइम एक्सक्लूडिंग टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस एंड वॉर, मतलब कि फॉर एग्जांपल 26/11 हुआ था, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए। निर्भया होना था, फेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में कोई एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के हीनियस क्राइम होते हैं इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए बॉस, ठीक है। इनमें डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, लेकिन बाकी में मतलब थोड़ा क्रिमिनल मतलब उनको चांस देना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें, आई होप गाइस आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस के लिए मैं बता देता हूँ आप लोग क्वेश्चन क्या अपना। डेथ पेनल्टी शुड बी एबोलिश्ड, ये आप लोग की आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट एंड फेवर है। आप लोग प्लीज इस आंसर को लिखिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, इट इज ए हम्बल रिक्वेस्ट। आप लोग इस आंसर को लिखिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप लोग लाइक टाइप करके भी लिख सकते हैं इफ यू वांट टू, अदरवाइज अपने साइड से आप प्लीज इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कोड टॉपिक हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड।
इसको समझने से पहले 3-4 बातें समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी का मर्डर किया, आपको कैसी सजा मिलेगी? आईपीसी के अकॉर्डिंग, ठीक है? आप थे हिंदू, किसी मुस्लिम बंदे ने या क्रिश्चियन ने मर्डर किया, उसको सजा कैसे मिलेगी? आईपीसी के अकॉर्डिंग, बिल्कुल आईपीसी के अकॉर्डिंग सर, ठीक है? यानी कि हमारे यहाँ पे जो क्रिमिनल लॉज है, उसमें सेम लॉ अप्लाई होता है नहीं कि आपने अगर किसी का खून किया, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसीज हो, कुछ भी हो, आपको आईपीसी के अकॉर्डिंग ही सजा मिलेगी। अगर आपने रेप किया है, तो आप पे सेक्शन 375 ही लगेगा। आर यू गेटिंग इट? सेक्शन 375, 376 यही लगेगा। क्लियर है? ओके। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होता है, लेकिन यहाँ पे तो ये लगेगा, लेकिन कुछ मैटर ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैरिज से रिलेटेड मैटर हो गए, डाइवोर्स हो गया कि तुम तलाक लेना है, इनहेरिटेंस हो गया कि तुमको जमीन मिलेगी या नहीं, लड़की को जमीन मिलेगी या नहीं, एडॉप्शन हो गया कि किसी को तुम्हें एडॉप्ट करना है। समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि 26 साल का बंदा 18 साल की लड़की को एडॉप्ट कर रहा है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है। तो इस तरह के जो लॉज है ना, यहाँ पे बेसिकली जो मैटर है वो रिलीजियस मैटर पे डिस्कस किया जाता है, मतलब कि रिलीजियस के बेसिस पे डिस्कस किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैरिज है, अब ऑब्वियसली बात है, हिंदू के अकॉर्डिंग अलग तरह से वो होते हैं, इनके अलग अलग अपने, और मुस्लिम के अलग होते हैं, क्रिश्चियन के अलग होते हैं, पासिस के अपने अलग एक्ट होते हैं, उनके अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है? तो आर्टिकल 44 बोलता है कि स्टेट को ये कोशिश करनी चाहिए, स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि सब पे, चाहे वो मैरिज हो, डाइवोर्स हो, इनहेरिटेंस हो, एडॉप्शन हो, सब पे जो है एक कॉमन लॉ होना चाहिए, ठीक है? मतलब कि रेदर देन ए रिलीजियस लॉ, कि आपका रिलीजन गाइड कर रहा है कि अगर आप मैरिज के मैटर में कैसे क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हिंदू के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है। जब क्रिमिनल मैटर के लिए सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है ना बॉस, जो सिविल मैटर्स है, जैसे ये हो गया मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, के लिए भी सेम होना चाहिए। तो ये सारी बातें करते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या बोला है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में? सब कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट हेडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला है कि सिक्योरिंग ए यूसीसी वाज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है? तो इस तभी तो इसको डीपीएसपी बनाई है, फंडामेंटल राइट नहीं है। के एम मुंशी ने बोला कि यूसीसी ना प्रमोट करेगा यूनिटी ऑफ द नेशन एंड इक्वलिटी फॉर वुमन। आप लोग इनको कोट कर सकते हैं अपने एसे में। नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर द आर्गुमेंट इन सपोर्ट कि यस, यूसीसी विल बी इम्प्लीमेंटेड, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, एंड व्हाट आर द आर्गुमेंट अगेंस्ट? क्यों होना चाहिए? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल देखते हैं। आर्टिकल 44 बात करता है हमारा डीपीएसपी का, जो कि बात करता है कि स्टेट को कोशिश करनी चाहिए कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक तरह से उस पे कानून बनाए, उसको एग्जीक्यूट करे, ठीक है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आर्टिकल 25 और 26 बेसिकली इंडिविजुअल को और एक ग्रुप को इतनी फ्रीडम देता है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर को खुद ही मेंटेन करे, जैसे मैरिज से रिलेटेड, एडॉप्शन से रिलेटेड, ठीक है? ये रिलीजियस ही मैटर हो गया ना एक तरह से रिलेटेड, अगर रिलीजन गाइड कर रहा है तो, समझ रहे हो? ठीक है? तो एक तरह ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग है, आर्टिकल 44, 25 एंड 26। नाउ यूनिफॉर्मिटी, स्पोर्ट में क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई, मतलब कि वो होना चाहिए, ऑल ओवर द कंट्री होना चाहिए। हमारे इससे क्या होगा कि जितने ऑल सिटीजन सब्जेक्ट टू सेम लॉ, जैसे क्रिमिनल पे सेम लॉ अप्लाई होता है, ऐसे ही सिविल मैटर पे भी सेम लॉ अप्लाई होगा, तो काफी अच्छा रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ पे वो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में क्या है कि नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पे यार सिविल और क्रिमिनल लॉज में ही इतनी ज्यादा वेरिएशन है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी का मर्डर किया है या आपने किसी का रेप किया है, तो आपको क्या सजा मिलेगी वो भी वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। या आपने वो रेप कौन से स्टेट में किया, आपने वो रेप यूपी में किया है, या आपने तमिलनाडु में किया, या आपने गोवा में किया, आसाम में किया है। आर यू गेटिंग इट? इवन जब सिविल और क्रिमिनल लॉज में ही इतने वेरिएशन है, तो भाई साहब पर्सनल लॉज पे क्यों इतना उछल रहे हो, मतलब इतना ज्यादा वो क्यों वो कर रहे हो? सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म मतलब हमारे यहाँ पे सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करना चाहिए, तभी तो तुम इक्वली ट्रीट करोगे। अब हिंदू में अलग वो है, मुस्लिम में अलग है, क्रिश्चियन में अलग है, ठीक है? तो एक तरह से ये सेक्युलरिज्म स्पिरिट के अगेंस्ट है। लेकिन अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई कर देंगे, भारत में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, अब तुम कह रहे हो कि भाई साहब सबको एक ही बात माननी है, यानी कि वन की फॉर ऑल लॉक, वन की फिट साइज ऑल अप्रोच नहीं होती, ठीक है? तो वो तो मैटर नहीं करेगा ना। हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, सबके अपने रिलीजियस कस्टम है, एक तरह से तुम उनके साथ इंटरफेयर करोगे, ठीक है? नेक्स्ट है वुमन की, जितने भी पर्सनल लॉज है ना हमारे यहाँ पे, वो जनरली पैट्रियार्की डोमिनेटेड है, यानी वहाँ पे वुमन को सब्जुगेट किया जाता है किसी न किसी फॉर्म में। अगेंस्ट में क्या है भाई साहब, हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे कानून हैं कि
जो वुमन को बचा सकता है। फॉर एग्जांपल लॉज एक्सिस्ट करते हैं वुमन को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे वो मुस्लिम वुमन एक्ट 2019 सेक्शन 125 सब रिलीजन पे एप्लीकेबल है। मेंटेनेंस से रिलेटेड, अगर डाइवोर्स हो गया, डाइवोर्स के बाद जो एक मेंटेनेंस देनी पड़ती है हस्बैंड को वाइफ को, तो वो सेक्शन 125 में है। क्लियर है? ओके, तो गाइस आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नाउ चैलेंजेस वही है हमारे यहाँ पे कि रिलीजियस कस्टम के अगेंस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है लोग फॉलो नहीं करेंगे। और रिलीजन एक काफी सेंसिटिव मैटर है। कॉमन लॉज फॉर डिफरेंट रिलीजन, पर्सनल लॉज जो हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में है। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, मतलब कहीं यूज कर सको तो देख लेना। आर्गुमेंट इन फेवर जल्दी जल्दी देखना। यूनिफॉर्मिटी इन केसेस, जेंडर जस्टिस। इंडिया डज़ हैव यूनिफॉर्मिटी इन मोस्ट, मतलब इंडिया में ना क्रिमिनल और सिविल मैटर में ना यूनिफॉर्मिटी है मोस्टली केसेस में, ठीक है? और जैसे सीआरपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड आईपीसी, ठीक है? मर्डर कर दिया तो सेम सजा चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, तो ऐसे फिर सिविल लॉज में भी होनी चाहिए यूनिफॉर्मिटी। जेंडर जस्टिस, अगर यूसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम इनेक्ट करते हैं, तो ऑल पर्सनल लॉज, जितने पर्सनल लॉज है जो कि वुमन मतलब लाइक पैट्रियार्कल डोमिनेटेड है, वो एक तरह से खत्म हो जाएगी। ओके, और जो जेंडर बायसेस होते हैं उनसे भी हम छुटकारा पा सकते हैं। सेक्युलरिज्म, ये वी हैव आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट। वेरियस कम्युनिटी इन इंडिया, हमारे यहाँ पे ज्यादा क्या है, डाइवर्सिटी है। शरीयत एक्ट में अलग चीज है। हिंदू मुस्लिम हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1995 ये प्रोहिबिट करता है मैरिज अमंग क्लोज रिलेटिव। फॉर एग्जांपल जो क्लोज रिलेटिव है ना उनके बीच में शादी नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप लोगों को मालूम हो साउथ इंडिया में ना शायद मामा अपनी भांजी से शादी कर सकता है, ऐसा कुछ है। आई एम नॉट लाइक वेरी श्योर अबाउट इट, लेकिन ऐसा शायद मैंने कुछ सुना है। साउथ इंडिया में ऐसा होता है। ओके, तो वहाँ पे सही माना जाता है। काइंड ऑफ दैट थिंग। हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956, वाइव्स आर नॉट को-पर्सनर्स, ए पर्सन हू शेयर इक्वली विद, ठीक है? ये मतलब वही वाली बात है। प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, उस तरह की बात है। आर्गुमेंट फेवर हो गया। अगेंस्ट में हमारे यहाँ पे ज़्यादा डाइवर्सिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एक्सपर्ट, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट होता ना तो इसको फंडामेंटल राइट्स में डालते रेदर देन इन ए डीपीएसपी, ठीक है? ओके, और पर्सनल लॉज प्लेस्ड इन कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि स्टेट असेंबलीज, पार्लियामेंट दोनों को लेजिस्लेट करने की पावर, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट होता तो इसको यूनियन लॉ में डालते। कस्टमरी लॉ, क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को भी पता था कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। कस्टमरी लॉज, हमारे यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स है जो कि अपने कस्टमरी लॉज को फॉलो करते हैं। कम्युनल पॉलिटिक्स आर्टिकल 25, ये वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। ओके, सो गाइस, हाँ ये पर्सनल लॉज का मैंने एग्जांपल दे दिया कि कैसे कैसे पर्सनल लॉज कहाँ पे है, कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मुस्लिम वुमन एक्ट, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, पासिस मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट, इस तरह के अलग-अलग एक्ट है। रिकमेंडेशन क्या लो एक्सपर्ट के द्वारा कि जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस है ना, जो वुमन के उस डिग्निटी से अगेंस्ट है, उनको खत्म कर देना चाहिए और मैरिज की एज फिक्स कर देनी चाहिए। और जो डाइवोर्स है प्रोसीजर उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। अडल्टरी को ग्राउंड बना दो डाइवोर्स के लिए, ठीक है? थोड़ी बहुत ही रिकमेंडेशंस आप लोग देख लेना। ओके, ठीक है? सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज आप लोग 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन की डेथ पेनल्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आर्गुमेंट अगेंस्ट रेफेर। दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस पे आप लोगों को ऐसे लिखना है, नॉट आर्गुमेंट अगेंस्ट रेफेर। ये ऑलरेडी पूछा जा चुका आपके सीएपीएफ एग्जाम में। ओके, सो थैंक यू, जय हिंद गाइस। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज इट इज हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई सजेशन है तो मोस्ट वेलकम। ओके, सो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं।